हे हेलो वेलकम टू कमिशन का साहब। सो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आइसोमरिज्म के 4 टाइप्स देखे थे एंड वी विल स्टडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। चेन, पोजिशनल, फंक्शनल एंड मेटामरिज्म हमारा कंप्लीट हो गया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे टोटोमरिज्म के बारे में। टोटोमरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि हायर एजुकेशन में भी बहुत काम आता है। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो या रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो, नीम रिएक्शंस पढ़ते हो, तो भी टोटोमरिज्म बहुत काम आता है। एंड टोटोमरिज्म के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं पूछे जाते, लेकिन स्टेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड जब क्वेश्चन होते हैं तो टोटोमरिज्म वहाँ पे बहुत हमें हेल्प करते हैं। इनडायरेक्टली आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सपोर्टिव रोल प्ले करता है ना। टोटोमरिज्म इक्वली इंपॉर्टेंट होता है आईटी जेईई नीट के लिए भी, और इक्वली इंपॉर्टेंट होता है सीएसआईआर नेट गेट या आईटी एग्जाम सीयूईटी, जो भी हायर एजुकेशन के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं ना। टोटोमरिज्म का बेसिक मीनिंग क्या होता है? टोटोमरिज्म एक ऐसा फिनोमिनॉन है जहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा दो इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि वो एक ही मॉलिक्यूल होगा जिसके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। आप लोगों ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा। हमने रेजोनेंस में क्या पढ़ा कि मान लीजिए अगर हमारे पास इस तरीके से बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता है, ये जहाँ पे डबल बॉन्डेड सिस्टम इस तरीके से होगा, ये आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब रेजोनेंस में हम क्या पढ़ते थे कि जो हमारा पाई बॉन्ड है, जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और हमें दूसरा रेजोनेटिंग एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। हम इन दो स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड लास्ट में फिर हम यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे इस तरीके से सर्कल बना के। हाइब्रिड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है दोनों का मिक्सचर है ना। और जैसे आपने रेजोनेंस पढ़ा था, रेजोनेंस में कोई एटम अपनी जगह मूव नहीं करता था। वहाँ पे जो आपका डबल बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्ड जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करता था। सिमिलरली टोटोमेरिज्म में भी शिफ्टिंग होगी, लेकिन यहाँ शिफ्टिंग सिर्फ पाई बॉन्ड की नहीं होगी। पाई बॉन्ड के अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी इन्वॉल्व होगा, जो एक एटम से दूसरी एटम पे जंप करेगा। यानी यहाँ पे अलॉन्ग विद पाई बॉन्ड देयर विल बी अ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड एज वेल। देखो, एक कार्बन अगर कहीं डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और अगर कहीं पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली बात है वो सिग्मा बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड कहीं पे शिफ्ट हो रहा है तो हम कहेंगे देखो पाई बॉन्डेड सिस्टम का चेंज आ रहा है, डबल बॉन्ड में अगर कहीं पे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर हाइड्रोजन कहीं पे शिफ्ट होता है तो हम कहेंगे देखो सिग्मा बॉन्ड में चेंज आया, देयर इज अ चेंज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो टोटोमेरिज्म एक वो फिनोमिनॉन है जहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। आपके रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता था, सिग्मा बॉन्ड से हमें कोई लेना देना वहाँ पर नहीं था। अब टोटोमेरिज्म को एक सिंपल भाषा में पहले एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं बेसिकली क्या होता है। मेरे पास एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे आई हैव दिस ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस ग्रुप को हम कीटो फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कीटो फॉर्म। एक तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कीटोन के साथ। हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यहाँ तो इसको हम कीटो ग्रुप कहेंगे। इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक तरफ CH3 लगा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब ये वाला जो कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा होता है वो अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ ऐसे इमेजिन कर सकते हो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड का क्या होगा? पाई होगा। और यहाँ पे जितने भी 4 के 4 बॉन्ड है, ये भी सिग्मा 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 बॉन्ड है। अब बेसिकली टोटोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ का डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड, मैं पाई बॉन्ड को चलो यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जिसने सिग्मा बॉन्ड बनाया है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज। देखो, समझने की कोशिश करना, जिस कार्बन ने यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाया था, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ कुछ तो आना चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ बॉन्ड टूटा है, यहाँ कुछ तो आना चाहिए, तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो एक तरीके से ऐसे कह सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा। तो टोटोमेरिज्म को समझने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। एक पाई बॉन्ड है जो यहाँ से निकल के यहाँ चला जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड है जो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है। या दूसरा तरीका इसको समझने का होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, हाइड्रोजन एटम जो होता है वो माइग्रेट करता है एक कार्बन से दूसरे एटम की तरफ, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ वो माइग्रेट करता है। तो अब हाइड्रोजन जो यहाँ लगा हुआ था अब वो माइग्रेट करके यहाँ चला गया। जब तक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगा है ये अपना एक कार्बोनिल ग्रुप बना होगा, और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ छोड़ेगा और यहाँ आ जाएगा वो अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ ये ऑक्सीजन को लेके ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है हमेशा एक ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे कोई भी पॉलीवैलेंट
पॉलीवैलेंट एटम हो सकता है, एक ऐसा एटम जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, जैसे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको सिखाऊंगा नाइट्रोजन के साथ कैसे टोटोमेरिज्म होता है, कैसे वहाँ पे टोटोमेरिज्म दिखाया जाता है, एनामाइन और किटिमाइड के टोटोमेरिज्म जो फिनोमिनन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्टिंग वीडियो में हम सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम नाइट्रोजन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। आई होप आपको टोटोमेरिज्म समझ में आया होगा। यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रुप है ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ जाएगा, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा। तो एटम का माइग्रेशन होता है। रेजोनेंस में ऐसा कुछ नहीं होता था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता था, कोई एटम माइग्रेट नहीं करता था, सिर्फ डबल बॉन्ड जो होंगे वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करते थे। ओनली पाई बॉन्ड वाज इन्वॉल्व। तो एक फिनोमिनन टोटोमेरिज्म की एक स्पेशलिटी आप मान सकते हो कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व। दूसरी बड़ी बात है, रेजोनेंस में आपके पास कोई एटम माइग्रेशन नहीं होता था, यहाँ पर आपका एटम का माइग्रेशन होता है। टोटोमेरिज्म के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसको डेस्मोट्रोपिज्म कहते हैं, डायनामिक आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्रिप्टोमेस्मरिज्म कहते हैं, एलोट्रोपिज्म कहते हैं, अलग अलग इसके नाम हैं। एक और जो सबसे ज़्यादा फेमस नाम है जिसको यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत जगह देखेंगे आपको कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म ही दिखाई देगा। कीटो और इनॉल ये दो फंक्शनल ग्रुप आप एक तरीके से इमेजिन कर सकते हो। कहीं पर अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से दिखाई देगा तो हम उसको कहते हैं कीटो ग्रुप या कीटो फॉर्म कहते हैं। इस साइड में कुछ भी हो सकता है, इस साइड में कुछ भी हो सकता है। वैसे ही तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। बट सिंस कहीं पर भी कार्बोनिल ग्रुप दिखा तो आप उसे कीटो ग्रुप कहोगे। और अगर डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर OH दिखा तो हम इसे इनोलिक ग्रुप कहते हैं, इनॉल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ से जैसे ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C ये। तो कैन यू से दिस ग्रुप, ये अगर आपको कहीं पर भी दिखाई देगा तो इसका मतलब वो इनॉलिक ग्रुप हो गया। अब इन दो फॉर्म्स को, ये दो फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। याद रखना जो आपका इनॉलिक फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो आपका कीटो ग्रुप कभी इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट जल्दी नहीं होता। तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस सॉल्वेंट के ऊपर या किस तरीके से इनॉलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। अब बहुत बार क्या होता है, जो कीटो और इनॉल का जो आपस में इंटर कन्वर्जन है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपसे कहा स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। किसी भी जब भी आप कन्वर्जन की बात करते हो तो स्टेबिलिटी मैटर करती है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक कंपाउंड है जहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर है, एक कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर है, बीच में CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। अब हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकले और यहाँ चला जाए, ये OH बन जाए और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए। होने को तो यहाँ साइड से भी हो सकता था। लेट्स कंसिडर वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो ये H यहाँ पे चला जाएगा, ये OH बन जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्डेड सिस्टम आ जाएगा। अब होता क्या है, ऐसे इनॉलिक फॉर्म में, ये एक इनॉलिक फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका कीटो फॉर्म है और ये आपका कौन सा फॉर्म है, इनॉलिक फॉर्म है। यहाँ पर आप देखो एक तरफ OH है। अब ये हमने वैसे तो लीनियर बनाया हुआ है, ये लीनियर नहीं होता। आई होप यू नो, कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री में चला जाता है। तो इवन तो मैंने ये लीनियर बनाया है, ये लीनियर कंपाउंड नहीं होगा। इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप और ये OH ग्रुप इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे कि यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, जिसको कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस इनॉलिक फॉर्म को स्टेबलाइज करती है। तो अगर कहीं इनॉलिक फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो इनॉलिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो चांसेस होते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो टुवर्ड्स राइट साइड ज़्यादा होगा और लेफ्ट साइड में कम होगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये कंपाउंड ज़्यादा फॉर्म में पाया जाएगा और ये कम फॉर्म में पाया जाएगा। आई होप आपको टोटोमेरिज्म यहाँ तक समझ में आया और आपको कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म समझा, जहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के साथ हम खेलेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टोटोमेरिज्म। इवन तो मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, फिर भी हम बात कर लेते हैं। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, वेयरएज टोटोमेरिज्म इज रियल। भाई आप बेंजीन के इस आइसोमर को और बेंजीन के इस आइसोमर को आप कभी सेग्रीगेट नहीं कर सकते, यानी आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। वो एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है। हम बोलते भी देखो बेंजीन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब आप टोटोमेरिज्म की बात करते हो तो आप दो फॉर्म्स जो हैं, आप अपने कीटो ग्रुप फॉर्म को भी सेग्रीगेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और ये एक अलग कंपाउंड है, इसको भी सेपरेट करके अलग टेस्ट ट्यूब्स में ले सकते हो। सो दिस आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच कैन बी सेपरेटेड। टोटोमेरिज्म इज रियल, हम इसको एक तरीके से रियल कहते हैं।
रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अब मैं सेग्रीगेट कह रहा था, उसका साइंटिफिक वर्ड आप यूज कर लो आइसोलेट। अब उसको अलग नहीं कर सकते हम, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। वेयरएज टोटेमेरिक स्ट्रक्चर्स कैन बी आइसोलेटेड। इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई आर फिक्स। मैंने कहा ना रेजोनेंस में कोई एटम कहीं से कहीं जाता नहीं है। While in tautomerism there is a simultaneous shift of an hydrogen atom and pi bond takes place from 1 to 3 position। अब देखो इसको 1-3 शिफ्ट भी कहा जाता है। अगर मैं ये कार्बन नंबर 1 लेता हूँ, ये एटम नंबर 2 लेता हूँ, ये एटम नंबर 3 लेता हूँ, तो 1 और 3 के बीच में हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन 1 गेट शिफ्टेड टू एटम नंबर 3 एंड एटम 3 का जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में शिफ्ट हो जाता है। इसको हम 1-3 शिफ्ट भी कहते हैं। 1-3 पोजीशंस के बीच में शिफ्टिंग होती है। यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको आराम से देख सकते हो। इवन यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक्सप्लेन करी है, जो मैंने आपको यहाँ इस स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। याद रखना रेजोनेंस और टोटेमेरिज्म में ये मेजर डिफरेंस होता है। टोटेमेरिक फॉर्म्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। भाई देखो टोटेमेरिक फॉर्म में यहाँ पे आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास एक अल्कोहलिक ग्रुप है और एक अल्कीन का ग्रुप है। तो टोटोमर्स जो होते हैं, एक ये और ये, दे आर टोटेमेरिक फॉर्म। इनमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, ऑब्वियसली बदलेगा। यहाँ पे कहीं पर भी अल्कोहलिक ग्रुप नहीं था, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। तो दिस आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। लेकिन जब आप रेजोनेंस की बात करोगे, ये भी बेंजीन ही कहलाएगा, ये भी बेंजीन ही कहलाएगा, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। तो देयर इज नो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व। टोटेमेरिक फॉर्म्स हैव नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ while resonance have effect on bond length। देखो जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो बॉन्ड लेंथ पे डिफरेंस आता है। एटम्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। दिस इज ऑल द इफेक्ट। टोटेमेरिक फॉर्म में बॉन्ड लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बोथ। याद रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको हम नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर इस तरीके के कंपाउंड्स आपने अगर कहीं पढ़े होंगे तो ये वाले जो बॉन्ड, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके के, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीडियोस में ये सब चीज़ों को समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपके रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड ही, कभी कभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन टोटेमेरिक फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो एक स्पेशलिटी सिर्फ याद रखना, टोटेमेरिक फॉर्म की एक खासियत होती है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, जबकि रेजोनेंस में सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। If the hydrogen atom oscillate between 2 polyvalent atoms linked together, the system is called diode system। एक बेहतरीन एग्जांपल इसका मैं दे सकता हूँ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, लेकिन ये फॉर्म ऐसा भी हो सकता था, इस तरीके से भी हो सकता था, ऐसे। यहाँ आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच। आप लोगों ने अगर आपने साइनाइड्स के बारे में पढ़ा होगा, साइनो ग्रुप, आइसो साइनो ग्रुप, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कहीं अगर ऐसा कुछ पढ़ोगे तो आपको साइनाइड के बारे में ये आएगा, जिसको कहा जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। वो एक एटम कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, जो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन के साथ अटैच था, लेकिन वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है अगर, अब वो नाइट्रोजन के साथ चला गया। ये भी टोटेमेरिज्म है, लेकिन इस टोटेमेरिज्म को हम डायोड सिस्टम कहते हैं। ये डायोड सिस्टम है क्योंकि हाइड्रोजन जिन एटम्स के साथ मूव कर रहा है, मान लीजिए अगर ये एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, तो 1 से 2 पे चला गया। एक तरीके से आपको इसको 1-2 शिफ्ट भी कह सकते हो। लेकिन टोटेमेरिज्म में अगर ऐसा होता है कि हाइड्रोजन एटम अगर एक एटम को छोड़ के तीसरे एटम पे जाता है, जो हम यहाँ पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर, इनके बीच में डिफरेंस है। इसको हम 1-3 शिफ्ट कहते हैं, जिसको ट्राइड सिस्टम कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज ट्राइड सिस्टम। अब डायोड सिस्टम का सबसे बेहतरीन एग्जांपल हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड आइसोहाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड, आइसोहाइड्रोसाइनिक एसिड, दोनों में फर्क क्या है? हाइड्रोजन की पोजीशन में डिफरेंस है। आप HCN लिखते हो कि HNC लिखते हो, इससे फर्क क्या होता है? हाइड्रोजन किसके साथ लिंक्ड है वो बताया जाता है। एंड अगेन दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ टोटेमेरिज्म। आई होप रेजोनेंस एंड टोटेमेरिज्म के बीच का फर्क आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड आई होप टोटेमेरिज्म क्या होता है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट एंड डबल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट, ये भी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं ट्राइड सिस्टम के बारे में, जिसको हम कीटोइनॉल सिस्टम भी कहते हैं। ट्राइड सिस्टम, कीटोइनॉल सिस्टम में आपके पास एक तरफ कीटो ग्रुप होगा, जैसे ये आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा, एंड अगर यहाँ का हाइड्रोजन उसके एडजेसेंट, यानी आपके कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन होता है, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये प्राइमरी कंडीशन है, ये प्राइमरी कंडीशन है। आपका कीटोइनॉल टोटेमेरिज्म तभी दिखाई देगा जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो ये फिनोमेना नहीं ऑब्जर्व होगा। अभी इस हाइड्रोजन की जगह हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये समझना आसान होगा। ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए
तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाए और यहाँ जाके सिग्मा बॉन्ड बन जाए। देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो इसको। तो यहाँ का जो बॉन्ड टूटा है उसको रिप्लेस कौन कर लेगा, डबल बॉन्ड कर लेगा। दिस इज इनॉल सिस्टम, दिस इज कीटो सिस्टम। अब यहाँ पे आपके पास बेहतरीन एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ कुछ लिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को समझने के लिए। जैसे एसिटल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कीटो समझा तो उनको लगता है कीटोन ही इन्वॉल्व होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ कीटो लिखा है दैट डज नॉट मीन कि वहाँ कीटोन होना चाहिए। कीटो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कार्बोनिल ग्रुप। कीटोन यहाँ पे एक्चुअल कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं वो नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप। तो मेरे पास एसिटल्डिहाइड है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन एटम अगर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा OH बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा जिसको विनाइल अल्कोहल कहा जाता है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर जो आपका इनॉलिक कंपाउंड बनेगा वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, रेदर ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आप कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा किसी मॉलिक्यूल में, वो सॉल्वेंट पे बहुत डिपेंड करता है। और कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा कि इनॉलिक फॉर्म ज़्यादा प्रेजेंट होगा, वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्वेंट या किस सॉल्वेंट को यूज़ करते हो ये करवाते सब। ऐसे ही हमारे पास एसीटोन है। अब एसीटोन में यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। सोचो यहाँ पे अच्छा खासा हमारे पास कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म दिखाई दे सकता है। एक हाइड्रोजन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, डबल बॉन्ड और OH, तो मैंने आपको आई डोंट थिंक सो मुझे नोमेनक्लेचर पे जाना चाहिए क्या है, नोमेनक्लेचर को आप फिलहाल के लिए छोड़ दो। आई होप आपको टोटोमेरिज्म देख के पहचानना आया कि कैसे टोटोमेरिज्म हम ऑब्जर्व करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मेरे पास एसिटोएसिटिक एस्टर है, आई हैव दिस कंपाउंड, मेरे पास यहाँ डबल बॉन्डेड सिस्टम है। अब ये हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा। हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन वहाँ चला जाए और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे मेरे पास या तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा मेरे पास। लेट्स से वन ऑफ द कंडीशन ले लेते हैं कि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट कर लेता है ऑक्सीजन के पास और वो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है। ये हाइड्रोजन CH2 का एक हाइड्रोजन वहाँ चला जाता है, वो OH बना लेता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। अब यहाँ पे कैन यू सी दिस, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी स्टेबलाइज करेगी इनॉलिक फॉर्म को, और ऐसे केस में जब भी इनॉलिक फॉर्म स्टेबल होता है वो मॉलिक्यूल वो इनॉलिक फॉर्म में ज़्यादा पाया जाएगा और आपका कीटो फॉर्म में कम पाया जाएगा। अब इसमें सॉल्वेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देखो सबसे बड़ी बात, अगर मेरा सॉल्वेंट ऐसा है जो कि प्रोटिक है और नॉन पोलर है, जैसे बेहतरीन एग्जांपल के तौर पे वाटर मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ये एक पोलर सॉल्वेंट है और प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक का मतलब जो H+ आयन को रिलीज कर सकता है उसको हम प्रोटिक कहते हैं, जो H+ आयन को रिलीज ना करे हम उसे अप्रोटिक कहते हैं। अब अगर ये इस मॉलिक्यूल को एसिटोएसिटिक एस्टर को अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लेके जाता हूँ, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, और प्रोटिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे H आयन इन्वॉल्व है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, यहाँ पार्शियल नेगेटिव हो, यहाँ पार्शियल नेगेटिव हो, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीटो फॉर्म में आ गई है तो वो इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके कीटो ग्रुप को स्टेबलाइज कर रहा है, तो वो मॉलिक्यूल इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझने के लिए मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये इसका इनॉलिक फॉर्म है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सेम मैं वही मॉलिक्यूल नीचे लेके आ रहा हूँ, बस यहाँ Ca2H5OH की जगह मैंने यहाँ पे डायरेक्ट CH3 लिख दिया, ठीक है। एस्टर की जगह, ये आपका एस्टर की जगह मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया। अब यहाँ अगर वाटर मॉलिक्यूल लेके आते हो, वाटर एज अ सॉल्वेंट लेके आते हो, तो ये सिर्फ 15% पाया जाता है, ये 15% आएगा। क्यों? इसका मतलब आप सोचो 85% यील्ड इसका होगा इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर एक पोलर है, प्रोटिक है, और वो सॉल्वेंट का काम करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, तो वो इस कार्बोनिल ग्रुप को वाटर स्टेबलाइज कर देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के, जिसको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जब अंदर ही अंदर एक ही एटम के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक ही मॉलिक्यूल में, तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर कहा जाता है। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है तो उसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका
यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल जो आएगा, मैं एक ही वाटर मॉलिक्यूल को बना रहा हूँ, अगर इमेजिन कीजिए ये इसको भी स्टेबलाइज कर रहा है, इसको भी स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये क्यों इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा? तो ऐसे केस में आपका इनोलिक फॉर्म बहुत कम बनता है, हार्डली 15% बनता है, और 85% वो किसमें रहेगा? कीटो फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर वहीं मैं हेक्सेन लेके आता हूँ, अब हेक्सेन पहली बात तो नॉन पोलर है और दूसरी बात अप्रोटिक है। नॉन पोलर है और अप्रोटिक। अगर नॉन पोलर और अप्रोटिक सॉल्वेंट लाते हो तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, तब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, वो है इंट्रामोलिकुलर, तब आपका इनोलिक फॉर्म बनेगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो हेक्सेन है ना वो इसके साथ इंटरफेयर करेगा ना वो इसके साथ इंटरफेयर करेगा, तब ये वाला जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाते हो तो वो आपके कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज करता है, तो इनोलिक फॉर्म में नहीं बनता है। इसीलिए ये ऑब्जर्व किया गया है, अगर हेक्सेन को एज अ सॉल्वेंट लेते हो तो आपका इनोलिक फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इज मोर स्टेबल। अगर इसीलिए आप चाहते हो कि आपका एसिटो एसिटिक एस्टर इनोलिक फॉर्म में बने तो आप एन हेक्सेन एज अ सॉल्वेंट लेके आइए। लेकिन अगर आप चाहते हो एसिटो एसिटिक एस्टर आपके कीटो फॉर्म में रहे तो आप उसको वाटर में लेके आइए। यहाँ पर आपका इनोलिक फॉर्म जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये जो ऑर्डर मैंने बनाया हुआ है, हेक्सेन, बेंजीन, एसीटोन, मेथनॉल, वाटर, ये ऑर्डर क्या बताता है? सॉल्वेंट का ऑर्डर, जिसमें इनोलिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। तो किस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आई होप आपको मैं ये लॉजिक समझा पाया कि कैसे आपका सॉल्वेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आपका रेजोनेंस में सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इवन तो होता है कुछ हद तक, बट रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ पाई बॉन्ड पे डिपेंड करता है, और पाई बॉन्ड का किसी और से लेना देना नहीं होगा। लेकिन टोटोमेरिज्म जब आप देख रहे हो, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, यहाँ सॉल्वेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखना, वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद कीटो फॉर्म, हेंस इनहिबिटिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर यही बॉन्ड बना लेगा तो वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस ही नहीं देगा। यानी ये जो शिफ्टिंग आप दिखा रहे थे, यहाँ से हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, यहीं इन्वॉल्व हो जाएगा। आई होप यहाँ तक लॉजिक समझ में। अब बात करते हैं एसेंशियल कंडीशन क्या होगी। इवन तो मैंने आपको एसेंशियल कंडीशन बता दी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन सिर्फ एक ही है, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। जैसे एसिटोफिनोन ले लो, ब्यूटेन ले लो, प्रोपेनल ले लो, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी आपके पास कीटोन है। इन सब में अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है अल्फा, उसके साथ हाइड्रोजन एटम, इवन तो यहाँ नहीं है पर यहाँ पर है। यहाँ देखो, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट कार्बोनिल के साथ अटैच्ड है। ठीक है। अब आप कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे सर इसमें अल्फा क्यों नहीं है, तो देखो बेटा, ये बेंजीन का ग्रुप इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको पता होगा, हर तरफ बेंजीन के साथ इस तरीके से एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पर इस तरीके से। जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ये कार्बन जो है वो डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 लगेगा। तो इस कार्बन के पास अब कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, उसने डबल बॉन्ड बनाया होगा यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी आपके पास एक फिनाइल ग्रुप अटैच होती है कार्बन के साथ आके, कार्बोनिल के साथ, तो वहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये सारे मॉलिक्यूल आपको इनॉल फॉर्म बनाएंगे। अब आपके ऊपर है, आप इसका इनॉलिक फॉर्म बना सकते हो। आप मुझे बना के बताइए कैसा आपका इनॉलिक फॉर्म बनेगा। यहाँ पे दो इनॉलिक फॉर्म पॉसिबल है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, या तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन वहाँ जाएगा। इसके बारे में हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आऊँगा जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि दोनों फॉर्म में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा। ठीक है। आई होप ये तीनों मॉलिक्यूल समझ में आया और तीनों मॉलिक्यूल कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म दिखाएंगे। लेकिन जब आप बात करते हो इस मॉलिक्यूल की, यहाँ पे कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है और एक तरफ आपके पास ये फिनाइल बेंजीन रिंग है, यहाँ पर दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, तो ना तो इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला तो वैसे भी अल्फा, तो ये मॉलिक्यूल आपका टोटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म इन दो मॉलिक्यूल्स में नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करो कौन सा मॉलिक्यूल है जो टोटोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो एसेंशियल कंडीशन क्या चेक करना, कार्बोनिल ग्रुप के आसपास के जो कार्बन्स हैं क्या उन पे हाइड्रोजन एटम है, कार्बोनिल ग्रुप के आसपास के जो एटम्स हैं क्या उन पर हाइड्रोजन एटम है, अगर है तो वो टोटोमेरिज्म दिखाएगा, अगर नहीं है तो वो टोटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या हो।
कि देखिए टोटोमेरिज्म जो होता है वो एसिडिक कंडीशन में भी दिखाया जाता है और बेसिक कंडीशन में भी दिखाया जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, जब वो एसिडिक कंडीशन में दिखाया जाएगा तो कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा। आई होप आप लोगों ने कार्बोकटायन के बारे में पढ़ा होगा। और जब वो बेस कैटालाइज मैकेनिज्म बेसिक मीडियम में दिखाया जाएगा तो कार्बन आयन आपका इंटरमीडिएट बनेगा। अब हम इंटरमीडिएट का हमने अलग से कोर्स बनाया हुआ है, गौरव जोशी सर ने पढ़ाया है। कार्बोकटायन कार्बन आयन के बारे में काफ़ी डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज़ आप एक बार जाके उसको चेक कर लीजिए। अब एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक कीटो फॉर्म है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2R, ठीक है, ये कीटो फॉर्म है। अब मैं एसिड डालता हूँ, एसिड एज अ कैटालिस्ट लेता हूँ, तो सबसे पहले जो H+ आयन है वो आएगा और यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसमें से ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है उसको अपने पास ले लेगा। जैसे ही वो उसको अपने पास लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ये जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट होकर वहाँ चला गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। सिंस वहाँ नेगेटिव चार्ज आया, आपका H+ वहाँ जाकर अटैक करेगा और क्या बना लेगा? OH बना लेगा। अब जैसे वहाँ OH बन गया, कार्बन तो अभी भी अनसेटिस्फाइड है। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जैसे ही H+ को देखेगा, ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ के अपने पास ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ का और यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा और क्या बन जाएगा? नेगेटिव। सिंस दोनों इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन ने अपने पास ले लिया, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ले सकता है और उसके सामने H+ आयन है जो उसको इंड्यूस कर रहा है, ले 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 खींच दे, बॉन्ड तोड़ दे, मैं पॉजिटिव के फॉर्म में तेरे पास आ रहा हूँ तो तू नेगेटिव बन जा। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है विच इज एन इंटरमीडिएट। अब ये आगे जाएगा नहीं जाएगा वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, विच इज एन एडवांस टॉपिक जिस पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बारे में हम इंटरमीडिएट में डिस्कस करते हैं। अब ये कार्बोकटायन जो बन गया है, यहाँ पे वाटर आएगा और वाटर क्या करेगा? यहाँ से H+ को, ये जो आपका H+ है, कैन यू सी दिस H, ये H, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है ना, यहाँ कार्बोकटायन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन रो रहा है, तो ये वाला जो कार्बन है उसके एडजेसेंट, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसका एक हाइड्रोजन देखो समझो, यहाँ पे H+ ऐड हुआ है। अब हमने कैटलिस्ट के बारे में क्या पढ़ा? कैटलिस्ट डू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बट एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन वो रीअपीयर हो जाता है। तो अगर एसिड, आप इसको H+ लिखते हो, कुछ लोग इसको HCl लिखेंगे, है ना। अगर एसिड ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, अगर कहीं से H+ अंदर आया है तो कहीं से तो H+ को निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे H+ आके ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो कहीं से तो H+ निकलना पड़ेगा। तो यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और वो H क्या बन के बाहर निकल, उस H+ को बाहर कौन निकालेगा? उस H+ को तो वाटर वहाँ पे एज ए बेस का काम करेगा। वाटर क्या करेगा? उस H को बोलेगा चल भाई आ जाओ। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो वाटर है वो एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है। वो H+ को अपनी तरफ खींचेगा और क्या बना सकता है? वो H3O+ बना सकता है, हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पे वाटर क्या करेगा? एज अ बेस का काम करेगा और यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, तो इसलिए -H+ आयन। तो यहाँ पे +H+ आयन, -H+ आयन, और यहाँ से जैसे ये बाहर निकलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज का मतलब आप समझते हो ना, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और फिर वो यहाँ बॉन्ड बना लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड वहाँ पे बन गया। सो इस एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में आपका सबसे पहले अटैक किसका होता है? H+ का होता है, जो कार्बोकटायन फॉर्मेशन करेगा। फिर वहाँ पे ऑब्वियसली H+ एलिमिनेट हो जाता है, पर वही H+ नहीं होता, दूसरा H+ एलिमिनेट होता है। वाटर एज अ बेस काम करेगा एंड व्हाट यू गेट इज एन इनॉल फॉर्म। नाउ बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में क्या होता है? आपका कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है। आपके पास OH- आयन आएगा, OH- आयन माइनस आयन आया है, ऑब्वियसली OH-, तो यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे OH किसका काम कर रहा है? एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। वो क्या है? बेस है। यहाँ पे ये क्या था? एसिड था। तो वो क्या OH- क्या करेगा? कहीं से तो H+ को बुलाएगा, तो यहाँ से H+ बाहर निकल के OH के साथ लग जाएगा और क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है OH- वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, और बाहर माइनस में क्या निकला? वाटर। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से गायब हुआ, H+ बन के गायब हुआ, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो कार्बन आयन फॉर्मेशन हो गया। यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर पहले अटैक नहीं होता है, पहले एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैक होता है, दैट इज अल्फा कार्बन। यहाँ पर आपका एडजेसेंट अल्फा कार्बन इन्वॉल्व है, इसीलिए आपके इनॉल फॉर्म में, कीटो इनॉल टोटेमरिज्म में, अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ फर्स्ट स्टेप में वो हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है। व्हाट माय पॉइंट? तो ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया,
नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ ले लेगा। अब भाई देखो, अगर कहीं से H+ बाहर निकला है तो कहीं पे H+ वापस भी आना चाहिए। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फिर आपको H+ प्रोवाइड करेगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, H+ प्रोवाइड करेगा और क्या बना देगा, OH यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ से जब H+ बाहर निकला तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आया, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड को पीछे, इसको अब हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से, वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, देखो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज आया है तो उसको कुछ तो पॉजिटिव चाहिए ना, कुछ तो पॉजिटिव चाहिए। तो वाटर अब H+ आयन को प्रोवाइड करेगा और वाटर जैसे ही H+ आयन प्रोवाइड करेगा वो H+ यहाँ जाके लग जाएगा और क्या बना लेगा, OH, एंड व्हाट यू गेट इज OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। सो ऑब्जर्व करने वाली बात यहाँ पे क्या है, वाटर ने जब H+ दिया तो खुद क्या बन के बाहर आ गया, OH। पहले कौन अंदर आया था, OH ने H+ को लिया था और वाटर बनाया था, और अब वाटर ने H+ रिलीज करके फिर से OH- बना दिया। तो एज अ कैटलिस्ट वहाँ पे वो सिर्फ क्या कर रहा है, रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाने में हेल्प कर रहा है और एंड ऑफ द रिएक्शन वो रीअपियर हो जा रहा है। सेकंड पॉइंट, एसिड कैटालाइज में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर करती है, बेस कैटालाइज में कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है। 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू आपका कीटोन एनॉल फॉर्मेशन होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अब बात करते हैं ट्राइड सिस्टम कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी हमने अब तक जितनी भी बात करी वहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की ही बात करी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। सी नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड बना लिया उसने कार्बन के साथ। उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो चाहे तो वो डेटिव बॉन्ड बना सकता है किसी और के साथ। याद रखना ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, उसको 2 और चाहिए होते हैं। वो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना के शेयर कर सकता है। एक और ऑक्सीजन एटम अगर यहाँ आ जाए, 1 2 3 4 5 6, इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो डेटिव बॉन्ड बना के स्टेबलाइज कर सकता है। जब भी नाइट्रोजन किसी एटम के साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है, न्यूट्रल एटम के साथ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हम ड्रॉ करते हैं। इस चार्ज को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका होता है। यहाँ पॉजिटिव आया, दैट इज नॉट आयोनिक चार्ज, दिस इज फॉर्मल चार्ज। जब वो अपने ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटम के साथ शेयर करेगा। आई होप आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज की थोड़ी बहुत नॉलेज कहीं ना कहीं आपको पता होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा दैट इज डेटिव बॉन्ड, जहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए मेरे पास ये नाइट्रोफॉर्म है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नॉर्मल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ। यहाँ जो ये बॉन्ड बना है ये डेटिव बॉन्ड है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गए। पहचानने का एक और तरीका है, जिस ऑक्सीजन ने डेटिव बॉन्ड बनाया होता है उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और जहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड्स बने होते हैं वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये अल्फा कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन, तो सेम वही फिनोमिनन होगा जो कार्बन के केस में हुआ था। तो ये कार्बन नंबर, ये एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, OH बना लेगा, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। पॉजिटिव नेगेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोफॉर्म, इसको हम कहते हैं आइसोनाइट्रोफॉर्म, जिसको ऐसी फॉर्म भी कहा जाता है। आई होप समझ में आया। दिस इज नाइट्रो आइसोनाइट्रो टोटेमरिज्म, जिसको नाइट्रो आइसोनाइट्रो टोटेमरिज्म कहते हैं। दूसरा है नाइट्रस एसिड में टोटेमरिज्म। मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहाँ पे कहीं पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी वहीं पे है। उसने 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया। अब यहाँ से जो मेरा हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो सकता है और वो यहाँ से शिफ्ट करके नाइट्रोजन के पास चला। यहाँ डबल बॉन्डिंग का कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, देयर इज नो डबल बॉन्ड शिफ्टिंग इन्वॉल्व, ओनली हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड उसने बनाया था वो यहाँ से शिफ्ट करेगा और शिफ्ट करके यहाँ पे चला जाएगा, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास आ जाएगा डेटिव बॉन्ड। दिस इज हाउ इट इज फॉर्म, इसको हम नाइट्रोफॉर्म कहते हैं, इसको हम नाइट्राइट फॉर्म कहते हैं। आई होप आपको ये टोटेमरिज्म समझ में आया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो कि हायर एजुकेशन में बहुत बार हम देखते हैं, दैट इज एनामाइन और किटीमाइड टोटेमरिज्म। सी यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच्ड है, तो दिस इज योर एनामाइन ग्रुप। यहाँ से अगर हाइड्रोजन अमाइन वाले ग्रुप से, जो बेसिक ग्रुप है, अगर शिफ्ट हो जाए और हाइड्रोजन शिफ्ट होकर वहाँ चला जाए और डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, दिस इज योर स्ट्रक्चर, जिसको हम किटीमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमाइड ग्रुप के बारे में। सो दिस इज किटीमाइड एंड दिस इज एनामाइन ग्रुप। सो एनामाइन और किटीमाइड टोटेमरिज्म
एंड आइसोनाइट्रो टोटेमरिज्म एंड नॉर्मल इनोल कीटो इनोल टोटेमरिज्म, ये कुछ इंपॉर्टेंट टोटेमरिज्म के फॉर्म्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की, विल टेक्स फ्यू क्वेश्चंस एंड वहाँ पे हम स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चंस में हम स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म बनेगा, इनोलिक फॉर्म कीटो फॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा। आई होप इस वीडियो से आपको टोटेमरिज्म के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, टोटेमरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वहाँ पे जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।